हे दोस्तों, मैं यशवंत CIF चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स का लास्ट मॉड्यूल जो कि है मॉड्यूल नंबर 11। और दोस्तों, साइकिट लर्न को जो है यहां पर हम वाइंड अप करेंगे इस मॉड्यूल के साथ। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कोर्स ऑफरिंग्स को। और दोस्तों, यहां पर ये समझते हैं कि हम किन किन चीजों के किन किन फैक्टर्स को यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं और यहाँ पर सीखने वाले हैं उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इमेज क्लासिफिकेशन विद साइकिट लर्न। अब यहाँ पर हम इमेज क्लासिफिकेशन करेंगे साइकिट लर्न लाइब्रेरी का यूज करते हुए। यहाँ पर आप देखो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन विद साइकिट लर्न, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इंपोर्टिंग द डेटा सेट। फिर हम सीखेंगे डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू फीचर्स एंड लेबल्स, डिवाइडिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, डेटा स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस, इवेल्युएटिंग द एल्गोरिथम ऑन टेस्ट सेट। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर करेंगे इमेज डेटा सेट के ऊपर। और दोस्तों, लास्ट में सेम हमारा होगा एक लर्निंग टेस्ट, जहां पर एक क्विज होगा और यहाँ पर आपसे कुछ सवाल होंगे। तो फाइनली गाइज, हमारा यहाँ कोर्स ऑफरिंग जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मॉड्यूल को और दोस्तों सीखते हैं कुछ नया सी साइकिट लर्न के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन, यानी कि इमेज की क्लासिफिकेशन करना, इमेज को क्लासिफाई करना उसके फीचर्स के अकॉर्डिंगली, उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली और उसके अंदर प्रेजेंट डिटेल्स के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास होता है इमेज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। Image classification with scikit-learn. Image classification is the task of assigning a class or label to an image. For instance, if you are given a set of images of animals, you need to identify the name of the animal in an image. अब इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो एक ऐसा टास्क है जिसमें हम असाइन करते हैं एक क्लास या फिर एक लेबल किसी भी इमेज को। फॉर इंस्टेंस कि आप यहाँ पर देखो कि आपने यहाँ पर दिया है एक सेट ऑफ इमेजेस किसी एनिमल्स के हो, या फिर मान लो वो हो जिसको आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है उसके नाम से, और वो काम करेगा मशीन। सिमिलरली, identifying digits in images is another example of image classification. अब यहाँ पर similarly identify करना digits को, images को, वो भी एक दूसरी example है image classification की। Neural networks, particularly convolutional neural networks are often used for image classification task. अब यहाँ पर normally हमारे पास जो neural networks होते हैं उसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो बेसिकली यूज किया जाता है इमेज क्लासिफिकेशन टास्क करने के लिए। The use of neural networks for simple image classification task is a bit of overkill. अब यहाँ पर हमारे पास जो use of neural networks होता है simple image classification task के लिए, तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। You can also use Python scikit-learn library for simple image classification task. अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करेंगे Python की scikit-learn library को simple image classification task के लिए, which you will see in this module. You will see how you can classify images of handwriting digits. अब यहाँ पर इसी तरीके से हम इस मॉड्यूल में देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इमेजेस को, हैंड रिटन डिजिट्स को 0 to 9 यूजिंग द रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर scikit-learn. सो लेट्स बिगिन विदाउट अ मच डू। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है, हम यहाँ पर हैंड रिटन यानी कि जो हाथ से लिखी हुई आपके पास राइटिंग होती है उसको 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को यूज करते हुए रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को, जो कि आता है scikit-learn में, और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर बेसिकली एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट की करते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट और समझते हैं फर्दर कॉन्सेप्ट। इंपोर्टिंग द डेटा सेट। अब यहाँ पर बात होगी इंपोर्टिंग द डेटा सेट, यानी कि हम किस तरीके से डेटा सेट को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा सेट को हम यहाँ पर जो है किसी भी फाइल के अंदर से देख सकते हैं। तो ये हमने इंपोर्ट करने का तरीका प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी सीखा है, तो फर्दर एक ग्लांस आपको यहाँ पर जो है वो दोबारा से मिल जाएगा। द डेटा सेट that you will be using to train your image classifier is the MNIST data set. अब यहाँ पर ये जो डेटा सेट है जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ट्रेन करने के लिए अपने इमेज क्लासिफायर को, उस डेटा सेट का नाम है MNIST data set. The MNIST data set consists of 70,000 grayscale images of 28 by 28 pixels. अब यहाँ पर जो MNIST data set है वो कंसिस्ट करता है 70,000 यानी कि 70,000 पिक्चरें जो है ग्रे स्केल में, वो यहाँ पर ये कंटेन करता है, जिस जो कि होती है 20 by 28 पिक्सल्स। A grayscale image has 2 dimensions whereas a color image has 3 dimensions. अब यहाँ पर जो grayscale image होती है उसकी 2 dimensions होती हैं, जबकि आपके पास जो color image होती है उसकी 3 dimensions होती हैं, width, height, color.
scikit-learn algorithm require data records to be in the form of one dimensional raw vectors. अब यहाँ पर जो scikit-learn algorithm है उसको required होता है data records जो कि होता है आपके पास उस फॉर्म में one dimensional raw vectors where each item in a vector corresponds to one of the feature values. अब यहाँ पर हमारे पास जो एक आइटम होता है वेक्टर वो करस्पॉन्ड करता है एक फीचर वैल्यूज के ऊपर. Since grayscale images have two dimensions, they are required to be converted into a one-dimensional array. अब यहाँ पर जो grayscale images होती हैं उसकी दो dimensions होती हैं और उसमें required होती है कि हम यहाँ पर convert करें one-dimensional array के अंदर. To do so, you can use the reshape function of the numpy array. इसको करने के लिए हम यहाँ पर numpy के अंदर एक function है जिसका नाम है reshape, उसको use करते हैं. However, luckily with fetch underscore openml method for the sklearn.dataset, लकीली हम यहाँ पर fetch underscore openml मेथड को जो है बेसिकली वो भी यहाँ पर यूज करते हैं जो कि आता है scikit-learn के डेटा सेट मॉड्यूल में. यू कैन import the MNIST data set where each record is by default converted into a raw vector of size 784 28 by 28. अब यहाँ पर हमारे पास जो हम import करते हैं MNIST data set को तो उसमें हर एक रिकॉर्ड जो है बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट होता है रॉ वेक्टर में जो कि होता है 784 28 by 28. Therefore, you do not need to reshape the images in the MNIST dataset in this section. इसी तरीके से हमें जरूरत नहीं होती रीशेप करने की इमेजेस को हमारे MNIST dataset के अंदर इस सेक्शन में. This script import the MNIST dataset into your application. अब ये जो स्क्रिप्ट है ये इंपोर्ट करेगी MNIST dataset को हमारी एप्लीकेशन में. तो किस तरीके से कर सकते हैं? From sklearn.datasets import fetch underscore openml. यहां पर हमारे पास डेटा सेट मॉड्यूल के अंदर से क्लास fetch underscore openml को हमने इंपोर्ट कर दिया. उसके बाद हम यहां पर इसको स्टोर करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल में जिसका नाम है MNIST और उसके बाद इसी क्लास को हम जो है उसके साथ इस MNIST underscore 784 डेटा सेट को लोड कर लेंगे. इमेजेस आर स्टोर्ड इन द डेटा एट्रीब्यूट ऑफ द इंपोर्टेड MNIST डेटा सेट. अब यहाँ पर जो इमेजेस होती हैं वो स्टोर होती हैं डेटा एट्रीब्यूट जो कि हमने इंपोर्ट किया MNIST डेटा सेट में से. Whereas the labels are stored in the targeted attribute. जबकि हमारे पास जो labels होते हैं वो store होते हैं targeted attribute में. This script prints the shape of the data set and the unique labels in the data set. अब ये जो script है वो print करती है shape हमारे data set का और जो unique labels हैं वो यहाँ पर data set के अंदर दिखती हैं. तो सबसे पहले print करते हैं shape को, यानी कि हम यहाँ पर rows और columns देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लेंगे object का नाम MNIST उसके बाद .data.shape. तो हमारे पास यहाँ पर रॉज और कॉलम्स जो कि डेटा सेट में प्रेजेंट है वो यहाँ पर उसके काउंट्स निकल कर आ जाएंगे. प्रिंटिंग यूनिक लेबल्स इन द डेटा सेट. अब यहाँ पर हम यूनिक लेबल्स को देंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट numpy as np, यानी कि numpy को इंपोर्ट करेंगे. उसके बाद np.unique MNIST.target, यानी कि ये सिर्फ यूनिक लेबल्स जो कि हमारे MNIST डेटा सेट में प्रेजेंट है उसको ये शॉर्टलिस्ट कर देगा. द आउटपुट शोज that the data set consists of 70,000 records where each record has 784 features. अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसने शो किया कि जो डेटा सेट है वो कंसिस्ट कर रहा है 70,000 रिकॉर्ड्स को. उसमें से हर एक रिकॉर्ड यानी कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर 784 फीचर्स को कंटेन कर रहा है. द नंबर ऑफ यूनिक लेबल्स इज 10. अब उसमें से जो नंबर ऑफ यूनिक यानी कि जो यूनिक लेबल्स हैं वो सिर्फ 10 यानी कि 10 है. डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 जो कि आपके पास आते हैं डिजिट्स की फॉर्म में 0 to 9. दिस स्क्रिप्ट डिस्प्लेज द इमेज एट इंडेक्स 0 इन द MNIST डेटा सेट. अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो डिस्प्ले कर रही है इमेज को इंडेक्स 0 से हमारे MNIST डेटा सेट में. यू कैन सी दैट फर्स्ट यू कन्वर्ट द इमेज बैक टू अ 2-dimensional array of size 28 by 28 यूजिंग द रीशेप फंक्शन. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज को 2-dimensional array को. हमारे पास जो साइज है वो है 28 by 28 का और उसको हम यहाँ पर रीशेप करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीशेप फंक्शन. नेक्स्ट, द इमेज इज डिस्प्लेड यूजिंग द matshrow फंक्शन ऑफ द pyplot मॉड्यूल फ्रॉम द matplotlib लाइब्रेरी. उसके बाद हम यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले करेंगे matshrow फंक्शन से जो कि आता है pyplot मॉड्यूल के अंदर और वो आता है मॉड्यूल matplotlib लाइब्रेरी के अंदर. तो यहां पर आ गया इस चीज का हमारे पास कॉन्सेप्ट. अब आप क्या करेंगे?
प्रिंट करेंगे फर्स्ट इमेज को, तो यहाँ पर उसको स्टोर करवाएंगे इमेज अंडरस्कोर 0 में। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि डेटा फ्रेम जिसमें हम स्टोर करवाए उस वेरिएबल का नाम, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेटा। यहाँ पर हम देंगे 0 यानी कि हमारे पास डिमेंशन सेट करनी है डॉट रीशेप 28x28 यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर साइज था अरे का वो यहाँ पर हमें दे दी। 2 डायमेंशनल इमेज है ना, तो हमारे पास ग्रे स्केल इमेज 2 डायमेंशनल होती है और कलर इमेज 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पर हमने 2 डायमेंशंस प्रोवाइड कर दिए। इंपोर्ट matplotlib.pyplot उसके बाद हम यहाँ पर plt.gray और उसके बाद हम यहाँ पर matShow फंक्शन लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर देंगे जिसमें हमने इस इमेज को स्टोर करवा रखा है। उसके बाद plt.show, तो हमारे पास इमेज जो है फाइनली शो होकर आ जाएगी। The output below shows that the image at index 0 is the image of digit 5। अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ने शो किया कि नीचे कि हमारे पास ये शो कर रहा है कि जो इमेज आपके पास इंडेक्स नंबर 0 पे है वो इमेज 5 डिजिट को फीड करती है। तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग वैल्यू थी जो कि थी 0 और यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट के ऊपर वो कंसीडर करती है। Let's now print the label for the image at index 0 to see if the label is actually 5। अब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे लेबल को और यहाँ पर हमारे पास इमेज आएगी जिसका इंडेक्स होगा 0। तब जब हम यहाँ पर देखेंगे वो एक्चुअली 5 है उस लेबल का, तो यहाँ पर हम देंगे ऑब्जेक्ट का नाम लेबल अंडरस्कोर 0, उसके बाद mnest.target और यहाँ पर दे देंगे इंडेक्सिंग वैल्यू जो कि आएगी 0। उसके बाद प्रिंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट लेबल अंडरस्कोर 0 को, तो आउटपुट शोज दैट द लेबल ऑफ द इमेज एट इंडेक्स 0 इज एक्चुअली 5। अब यहाँ पर ये जो है वो शो करेगा कि हमारे पास जो लेबल है इमेज का इंडेक्स नंबर 0 पे है वो एक्चुअली 5 है। डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू फीचर्स एंड लेबल्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेटा को हमारे फीचर्स और लेबल सेट में। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द इमेज डेटा सेट इनटू फीचर्स एंड लेबल सेट्स। अब यहाँ पर ये जो डेटा सेट को डिवाइड करना फीचर सेट और लेबल सेट में, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी आपको बता चुका हूँ, काफी मॉड्यूल्स के अंदर मैंने इसका जिक्र किया है। यहाँ पर आप देखो ये कहता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम डिवाइड करेंगे इमेज डेटा सेट को फीचर्स और लेबल सेट में। द फीचर्स फॉर ऑल द इमेजेस द वन डायमेंशनल एरेज ऑफ साइज 784 आर स्टोर्ड इन द डेटा एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर हम ये जो फीचर्स हैं सारी इमेजेस के लिए हैं, वन डायमेंशनल एरेज उसमें साइजेस आती हैं 784 जो कि स्टोर होती है हमारे पास डेटा एट्रीब्यूट में, वेयर एज द करस्पॉन्डिंग लेबल्स आर स्टोर्ड इन द टारगेट एट्रीब्यूट, जबकि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग लेबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं टारगेट एट्रीब्यूट में। दिस स्क्रिप्ट डिवाइड्स द डेटा इनटू एक्स फीचर्स एंड वाई लेबल्स एट्रीब्यूट। ये जो स्क्रिप्ट है वो डिवाइड करती है डेटा को इनटू एक्स फीचर्स और वाई लेबल्स, यानी कि एक्स डिटरमिन कर रहा है फीचर्स को, वाई डिटरमिन कर रहा है लेबल्स को। क्रिएटिंग फीचर सेट, यहां पर हमारे पास आ जाएगा x जिसमें हमने यहां पर दे दिया है फीचर सेट और y जिसमें हमने यहां पर दे दिया है लेबल सेट। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज फेमिलियर। अब यहां पर जो प्रोसेस का एंड है वो यहां पर फेमिलियर है, जिसके साथ आप फेमिलियर होगी, तो पहले भी हमने डिवीजन किए, मैं आपको जैसा बता चुका हूं प्रीवियस मॉड्यूल्स में। यू नीड टू डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। अब यहां पर हमें जरूरत है डिवाइड करने के लिए डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में। डिवाइडिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट यहाँ पर हम देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर मॉड्यूल सिलेक्शन मॉड्यूल जो कि साइकिट लर्न में से आता है और उस मॉड्यूल में से एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉड्यूल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हमारे पास एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखते हैं हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और दोनों ऑब्जेक्ट जिसमें हमने हमारा फीचर सेट और लेबल सेट स्टोर करवाए थे वो दोनों वेरिएबल्स हमें यहाँ पर दे देना है। उसके बाद टेस्ट साइज हमें देना है 0.20। अगर आप 0.40 दोगे इसका मतलब कि आपके पास 40% रिकॉर्ड टेस्टिंग में जाएंगे। मैंने यहाँ पर दिया है 0.20 को 20% डेटा के रिकॉर्ड्स मेरे पास जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 80% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग में। उसके बाद रैंडम स्टेट हम यहाँ पर सेट कर देंगे 0। आप यहाँ पर 15 सेट कर सकते हो, आप यहाँ पर जो है 42 सेट कर सकते हो, 35 सेट कर सकते हो, मतलब जो आप चाहो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से जो है हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इसको डिवाइड करने का था। यू कैन स्केल योर इमेज डेटा जस्ट लाइक एनी अदर डेटा। अब हम यहाँ पर स्केल करेंगे अपनी इमेज डेटा को बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्केल किया था दूसरे डेटा को। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग और इस प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल में से हम एक क्लास स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट
जिसमें इस क्लास को स्टोर करवाएंगे, एंड देन एक्स ट्रेन जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन होगा, फिट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। उसी तरीके से एक्स टेस्ट जिसमें हमारा मॉडल इवेल्यूएट होगा, ट्रेनिंग एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस। You can use any of the scikit-learn classifiers to train the machine learning models on the image training data। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं scikit-learn classifier को ट्रेन करने के लिए हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स को इमेज ट्रेनिंग डेटा पे। However, in this section you will be using the random forest classifier। इस सेक्शन के अंदर जो है हम यूज करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को। इन दिस स्क्रिप्ट द random forest classifier is trained on the training data and then the training date model is used to make predictions on the test set। अब तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने डेटा लॉर में। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मॉड्यूल नंबर 11 में scikit-learn के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है उनको करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों एक हैंड्स ऑन ग्लांस लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा सेट को यूज करने वाले हो। दोस्तों डेटा सेट जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एमनेस्ट डेटा सेट जो कि बिल्ट इन डेटा सेट से हमारे पास scikit-learn में, उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सिंपली पुट हमें यहाँ पर यूज करना है sklearn के अंदर से डेटा सेट मॉड्यूल में, और उसमें से क्लास fetch अंडरस्कोर openml, इसको जो है सिंपली हमें इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम होगा mnist। उसके बाद इसके अंदर इस क्लास को हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे fetch अंडरस्कोर openml, ये हमारे पास आ जाएगी क्लास। एंड देन इसके बाद हमें जो है वो यहाँ पर देना है हमारे डेटा सेट का नाम, जो कि है mnist अंडरस्कोर 784। सिंपली पुट अभी हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट डेटा सेट है वो यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि डेटा सेट जो है इसके अंदर 70,000 रॉज है, तो इसलिए काफी ज्यादा बड़ा डेटा सेट है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। जैसे ये लोड हो जाएगा उसके बाद जो है हम यहाँ पर फर्दर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके अंदर प्रेजेंट रॉस को और इसके अंदर प्रेजेंट कॉलम्स को। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। बेसिकली mnist डेटा जो है वो पिक्चर बेस्ड डेटा है, जहाँ पर हम यहाँ पर पिक्चर के साथ जो है वो काम करेंगे। और ये जो है डिफरेंट टाइप की पिक्चर, जिसके अंदर ग्रे स्केल पिक्चर जो कि 2 डायमेंशनल पिक्चर्स होती हैं, उनके साथ जो है हम यहाँ पर काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास इस चीज का। और अभी फर्दर मोड जो है हम यहाँ पर और चीजें देखेंगे। अभी हमारा जो डेटा सेट है बेसिकली वो यहाँ पर लोड हो रहा है। जैसे ये लोड होगा उसके बाद फर्दर जो है हम यहाँ पर बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। डेटा सेट आप यहाँ पर देख रहे हो। तो भाई फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है, और वो 1 मिनट 2 सेकंड में लोड हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे डेटा सेट को जो है 1 मिनट और 3 सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम लगा है हमारे डेटा का। ओके, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो है हमें डेटा सेट की रोज और कॉलम्स को देखना है। तो यहाँ पर हम लेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि होगा mnist। तो यहाँ पर मैं देता हूं mnist। उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पर शेप को, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 70,000 हमारे पास रॉज है इस डेटा सेट में। यहाँ पर आप देख सकते हो 70,000 रॉज है और हमारे पास 784 कॉलम्स हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, numpy को इंपोर्ट करेंगे, और numpy को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर यूनिक लेबल्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा सेट की रॉज और कॉलम्स भी देख ली। तो हम यहाँ पर numpy को दे देंगे इंपोर्ट numpy एज np, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर देना है np.unique। तो यहाँ पर मैं देता हूँ यूनिक, एंड देन उसके बाद हमें देना है mnist.target, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ये जो यूनिक वैल्यूज हैं, जो यूनिक लेबल्स हैं, वो हमने यहाँ पर दे लिए हैं इस mnist डेटा सेट में से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमें लेबल बनाना है, और यहाँ पर लेबल जो है वो टारगेट करना है सिर्फ 0। तो यहाँ पर हम लेंगे लेबल अंडरस्कोर 0, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डेटा सेट जिसका नाम है mnist। तो यहाँ पर हम देंगे टारगेट, और इसके अंदर हमें देना है 0। यहाँ पर हम दे देंगे। उसके बाद हमें प्रिंट करना है इसको। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट लेबल अंडरस्कोर 0, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख रहे हो इसने हमें 5 रिटर्न किया। 5 रिटर्न करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास लेबल ऑफ इमेज है वो इंडेक्स नंबर 0 पे एक्चुअली 5 है।
तो ये हमारे पास जो है इसने इसलिए रिटर्न किया, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे मेरे पास जो इमेज लेबल है वो कितना है 5 है। अब हम देखेंगे डिवाइड करेंगे डेटा सेट को फीचर्स और लेबल सेट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा फीचर सेट, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फीचर सेट। उसके बाद इसको मैं दे दूंगा एक्स में mnist, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा mnist डॉट डेटा एंड देन उसके बाद आ जाएगा मेरे पास लेबल सेट, और लेबल सेट के अंदर जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा y को। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा mnist और इसके अंदर मैं दे दूंगा टारगेट। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो डेटा है वो फीचर सेट और लेबल सेट में जो है वो यहाँ पर हम बना चुके हैं। अब मुझे डिवाइड करना है अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद क्या करना है, मुझे देना है यहाँ पर सीक्वेंस। तो यहाँ पर मैं दूंगा एक्स ट्रेन, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास एक्स टेस्ट, देन सिमिलरली मैं दूंगा वाई ट्रेन और यहाँ पर आ जाएगा वाई टेस्ट। अब मेरे पास आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड देन इसके अंदर मैं दे दूंगा मेरे दोनों ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन टेस्ट साइज मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा टेस्ट साइज जो कि हो जाएगा 0.20, यानी कि 20% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 80% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग में। उसके बाद मुझे देना है रैंडम स्टेट, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रैंडम स्टेट जो कि हो जाएगा 0। अब मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास मेरा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट हो गया है। अब मुझे डेटा स्केलिंग करनी है और नॉर्मलाइजेशन करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लूंगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ पर आ गया स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद मुझे करना है एंटर और उसके बाद मुझे बनाना है SC यानी कि स्टैंडर्ड स्केलर, और इस क्लास को जो कि स्टैंडर्ड स्केलर है इसको मुझे इसमें प्रोवाइड कर देना है। सिंपली पुट, अब मुझे यहाँ पर बनाने हैं दो वेरिएबल्स, एक होगा एक्स ट्रेन जिसमें मेरा ट्रेनिंग सेट स्टोर होगा, तो यहाँ पर मैं दूंगा sc.fit_transform और उसके अंदर मैं दूंगा एक्स ट्रेन, यानी कि हम मॉडल को फिट करेंगे एक्स ट्रेन पे और मॉडल को जो है वो यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक्स टेस्ट पे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स टेस्ट एंड उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर sc.transform एंड देन यहाँ पर मैं दे दूंगा एक्स टेस्ट को। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरा डेटा सेट जो है वो फिट हो चुका है ट्रेनिंग पे और टेस्ट हो चुका है टेस्ट पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है फर्दर मोर इसको देखना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा फ्रॉम sklearn डॉट एनसिम्बल, एनसिम्बल मॉड्यूल के अंदर से मैं क्लास को इंपोर्ट करूंगा, बेसिकली वो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। उसके बाद मेरे पास आएगा एक ऑब्जेक्ट RF यानी कि रैंडम फॉरेस्ट, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इस क्लास को स्टोर करवा दूंगा एंड देन मुझे कुछ पैरामीटर जो है वो इसमें प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा रैंडम स्टेट जो कि मेरे पास आ जाएगा 42। सिमिलरली अब मुझे देना है नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, तो यहाँ पर मेरे पास आ गए नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स जो कि हो जाएंगे 500 एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई। मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है उसको मैंने यहाँ पर पोर्ट कर लिया है। अब मुझे देना है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ क्लासीफायर। इसके बाद इसके अंदर जो है मैं मॉडल को फिट करूंगा और फिट करूंगा मैं किस पे, एक्स ट्रेन पे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स ट्रेन एंड देन उसके बाद मेरे पास आएगा वाई ट्रेन। तो यहाँ पर मेरे पास मॉडल आ गया वाई ट्रेन। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर प्रिडिक्शन स्टोर करवानी है, तो यहाँ पर वाई प्रेड नाम के वेरिएबल में मैं अपनी प्रिडिक्शन को स्टोर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट एंड देन प्रिडिक्ट किस पे करेंगे हम, एक्स टेस्ट पे। तो यहाँ पर आ गया एक्स टेस्ट। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करते हैं, यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद हमारा मॉडल यहाँ पर आप देख रहे हो फिट हो गया, क्लासीफाई भी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा और प्रिडिक्शन मेरे पास वाई प्रेड पे मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी और वाई टेस्ट पे मेरी एक्चुअल वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये जो है वो हमारे पास क्लासीफायर फिट हो जाए। ये अभी फिट हो रहा है, जैसे ही फिट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो डेटा सेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसमें 70,000
जो है वो यहाँ पर रॉज हैं और 784 कॉलम्स हैं। तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट है हमारा। इस डेटा सेट में जो है हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इस बात की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है। बस आप ये देखो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो प्रिसाइजली हो रही हो। यहाँ पर साथ साथ हम समझते जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप जो है वो यहाँ पर समझते जा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको टाइम लग रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर टाइमिंग भी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। 1 मिनट 7 सेकंड हो चुके हैं हमारे पास और ये सेकंड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, उतने टाइम में ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है कंप्लीट एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो जाए और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर फर्दर बात करते हैं, उसको फर्दर जो मैट्रिक्स है उसके साथ हम यहाँ पर काम करते हैं। ओके फोक्स, तो यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो कि हमारे पास ये जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर फिट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूशन जो है फाइनली हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे sklearn कोड, इसके अंदर से मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स और उसके अंदर से हम यहाँ पर कुछ क्लासेस को इंपोर्ट करेंगे और तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है एक्यूरेसी स्कोर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्यूरेसी स्कोर, उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे एक एक मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे ऑब्जेक्ट वाई टेस्ट जिसपे हमारी एक्चुअल वैल्यू है और वाई प्रेड जिसपे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। तो ये इन दोनों के बीच में एरर्स हैं वो हमारा बताएगा। तो यहाँ पर हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देखो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल है और ये हमारे पास राइट डायगोनल, ये हमारे पास हमारा मैट्रिक्स बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे हमारे मॉडल की कि हमारे मॉडल ने कितनी अच्छी एक्यूरेसी दी है, यानी कि कितनी अच्छी प्रिडिक्शन की है। एक्यूरेसी स्कोर एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे वाई टेस्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई प्रेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देखो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी काफी कमाल की आई है और वो आई है 96%, यानी कि 96% हमारे मॉडल ने करेक्टली जो है वो यहाँ पर क्लासीफाई किया है एमनेस डेटा सेट के पिक्चर्स को और यहाँ पर 96% जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं कमेंट देता हूँ, द एक्यूरेसी इज 96.95%। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्यूरेसी निकल कर आ चुकी है। तो फोक्स फाइनली हमारे पास ये कहानी हो गई है कंप्लीट और यहाँ पर इसने शो किया कि जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं डिजिट्स को इमेजेस के, वो यहाँ पर 96%, 96.95% जो है हमारे मॉडल ने करेक्टली प्रिडिक्ट किए हैं हमारे इमेजेस को। तो ये था हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन
और इसके अंदर भी जो है हमने यहाँ पर काफी सारी चीजों को जो है वो सीखा और काफी सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर समझ लिया। तो फाइनली गाइज हमारा ये कंप्लीट कोर्स हो चुका है एंड, और यहाँ पर हमारे पास इस कोर्स में टोटल 11 मॉड्यूल्स थे। ये आखिरी मॉड्यूल था और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देखोगे तो काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसी बात के साथ मैं करता हूं अपने ट्यूटोरियल को एंड। गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।